हमारे मुआशरे में अब दाइयों को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरी अम्मी बहुत सालों से एक दाई के तौर पर काम कर रही थी। उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी थी। माँ जब भी मुझसे बैठकर बातें करती तो यही कहती कि बेटी, मैंने सारी उम्र लोगों की खिदमत की है, उनके बच्चे पैदा करने में उनकी मदद की, मगर आज भी मेरे काम को बहुत घटिया समझा जाता है। बेटी, तुम ये काम मत करना, तुम कोई नर्सिंग का कोर्स ही कर लो या डॉक्टरनी बन जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। मैं तो बहुत परेशान हूं कि लोग जो बातें मेरे बारे में करते हैं, कहीं वो तुम्हारे लिए भी ऐसी ही बातें ना करें। माँ की बातें सुनकर मैं दुखी हो जाती थी, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे अपनी माँ का काम बहुत पसंद था। मेरी माँ ने जितनी औरतों की दुआएं ली थी वो मुझे ही पता था। जब भी वो डिलीवरी रूम में जाती और बड़ी बड़ी डॉक्टर से केस करने से मना कर देती, तब मेरी माँ बच्चे को दुनिया में लाने का काम ऐसी महारत से सर अंजाम देती कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी हैरान रह जाते थे। माँ की इसी महारत की वजह से कुछ लोग तो उन्हें बहुत इज्जत देते थे, मगर हमारे अपने रिश्तेदार माँ के इस काम को बहुत घटिया समझते थे। वो सब यही कहते थे कि रशीदा ने अपनी सारी जिंदगी लोगों की गंद साफ करते हुए गुजार दी है, उसकी बेटियां भी आगे यही काम करेगी। मुझे लोगों की बातें सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैं अपनी माँ का काम अपनाना चाहती थी। ऐसा करने से मैं ये साबित करना चाहती थी कि मेरी माँ, आप जो भी चाहती हैं, आप जैसा भी चाहती हैं, जो काम आपका था मुझे वो कबूल है, मुझे उस पर फख्र है। बस यही सब माँ को बताने के लिए मैंने भी उनके साथ इसी काम को सीखना शुरू कर दिया। माँ ने मुझे लाख मना किया, कहने लगी कि बेटी, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अभी कम उम्र हो, गैर शादीशुदा हो, तुम ये काम करती अच्छी नहीं लगोगी। मगर मैं माँ की बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती थी। मैं अपनी माँ के काम को पूरे फख्र के साथ अपनाना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपनी माँ के साथ जाने लगी। मैंने अलग अलग तरीकों से काम सीखा था और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी। लेकिन जब नौकरी करने का वक्त आया तो मैं जान गई थी कि इस खानदान के सामने मैं ये काम करके जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाऊंगी। जज्बाती होकर मैंने माँ के काम को अपना तो लिया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में दाई बनकर इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि तुम यहाँ पर दाई बनने की बजाय सऊदी अरब में चली जाओ। सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जहाँ पर औरतों के मेडिकल स्टाफ की कमी है, क्योंकि वहाँ पर औरतें औरतों से ही इलाज करवाने को सही समझती है। वो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, तो अगर तुम वहाँ चली जाओ तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। वहां जाकर तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगी और तुम्हारी यहाँ की बदनामी और रुसवाई से भी जान छूट जाएगी। मैं अपनी सहेली की बात से इत्तेफाक करने के बाद ही सऊदी अरब में मिडवाइफ के तौर पर अप्लाई करने लगी थी। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट की असिस्टेंट की हैसियत से वहां जाना चाहती थी। बाहर के मुल्कों में दाई को कोई कुछ नहीं समझता, इसलिए मैं चाहती थी कि वहां मैं एक नई पहचान के साथ जाऊं। हो सकता है कि मुझे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी कोशिश किसी चीज के लिए नहीं की थी जितनी इस नौकरी के लिए की। वो कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है वो उसे मिलकर ही रहती है। मेरा जब वीजा आया और मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, मगर माँ ये नहीं जानती थी कि मैंने जिस मैदान को चुना है वो आगे मेरे लिए कितनी मुश्किलात लेकर आएगा। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और प्रदेश के लिए रवाना हो गई। मेरा दिल उस वक्त बहुत परेशान था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैंने अपने दिल में बहुत सारी दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह, वहां जाकर मुझे कोई गलत हालात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर हिंदुस्तान से लेकर बाहर तो जाया जाता है, मगर आगे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इस बात ने मुझे परेशान भी किया हुआ था। मैं सारा सफर अल्लाह का नाम लेती रही। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एयरपोर्ट से सीधा एक आदमी के ऑफिस में ले जाया गया। जब मैंने इस ऑफिस को देखा तो ये एक बड़ा आलीशान कमरे जैसा था। ऑफिस में बैठते ही मेरी नजर सामने कुर्सी पर बैठे अपने मालिक पर पड़ी थी, जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बेताब बैठा हुआ था। उस आदमी की आंखें भूरी थी और उम्र तकरीबन 50 साल के बीच होगी। ये मेरा क्या इंटरव्यू लेगा, मैंने दिल में सोचा। मेरी अंग्रेजी ठीक थी, ज्यादा कमजोर नहीं थी। इंटरव्यू अंग्रेजी में लिया गया। उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या आता है। मैंने उसे सारा अपने काम के बारे में बताया और ये भी कहा कि मेरी माँ ये काम करती थी। उसने कुछ सोचते हुए मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और फिर आहिस्ता से बोला, आपको पता है मिस महानूर कि मैंने आपको डिग्री वाली लड़कियों की बजाय यहाँ नौकरी पर क्यों रखने का फैसला किया है। यह आपका इंटरव्यू नहीं है, बस मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ।
इंटरव्यू तो नौकरी पर रखने से पहले लिया जाता है, लेकिन मैं तो आपको नौकरी पर रख चुका हूँ। ये वीज़ा मैंने आपको अपनी तरफ से भेजा है, मेरी कंपनी ने आपको हायर किया है। लेकिन परेशानी ये है कि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मुझे बता दीजिए कि ये नौकरी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, जबकि आपसे बेहतर पढ़ी लिखी औरतें इस तरह की नौकरी के लिए मरती हैं। जी ये तो मैं नहीं जानती, इस बारे में तो आप ही को पता होगा। मेरे सीधे से सवाल के जवाब पर उसने हंसकर मेरी तरफ देखा और बोला, चलो जाने दो, मैं तुम्हें ये वजह अभी नहीं बताऊंगा। कुछ दिन गुजरेंगे तो तुम्हें ये बात खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मेरे राज को छुपा कर रखोगी, किसी भी बात को आगे नहीं पहुंचाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें सैलरी से बढ़कर बहुत ज़्यादा रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने काम में सफाई चाहिए। और एक ऐसी वजह भी है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। उसी वजह से मैंने तुम्हें इस नौकरी पर रखा है। अगर तुम वो वजह खुद पूरी कर दोगी तो मुझे खुशी होगी, वरना तो क्या हो जाएगा अगर मैं ना करूं तो? कुछ भी नहीं, तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी, और जब तक तुम निकाली जाओगी तब तक अच्छा खासा पैसा कमा चुकी होगी। उस आदमी का सर्द लहजा, अजीब सी बातें और अंदाज मुझे परेशान तो कर रहा था, मगर मैं बोली नहीं। मैं चुपचाप अपने काम में बिजी होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे काम बताया जाए। वैसे तो मैं यहाँ यही सोच कर आई थी, क्योंकि मेरी माँ एक दाई थी। मैंने भी एक दाई की तरफ से ही अपने तजुर्बे का जिक्र किया था, तो मुझे लगा कि मुझे किसी अस्पताल में बुलाया जाएगा। लेकिन मुझे बिलाल ने बताया कि तुम्हारी नौकरी किसी अस्पताल में नहीं लगी, बल्कि इस घर में लगी है। बिलाल वहां पर काम करने वाला एक नौकर था जो मुझे सारी बातें बताता रहता था। बिलाल ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी शराफत और अपनी मोहब्बत से साबित करना होगा कि तुम उनके लिए बेहतरीन चॉइस थी, वरना अगर तुमने बदतमीजी की या फिर किसी भी तरह की तेजी दिखाने की कोशिश की तो इस नौकरी से ही नहीं बल्कि दोबारा इस मुल्क में कदम रखने से भी हमेशा के लिए महरूम हो जाओगी। ये बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी, मगर डरने का तो कोई फायदा नहीं था। अब मैं इस मुल्क में आ गई थी तो मुझे अपनी नौकरी सही तरीके से निभानी थी। वैसे भी मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं अगर वापस जाती भी तो मेरी माँ की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और मैं उन्हें जिंदगी भर के लिए मायूस कर देती। मुझे तो अपनी परेशानी किसी को नहीं बतानी थी, मगर कहते हैं कि सही रास्ता इंसान को कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। मुझे अपनी नौकरी शुरू किए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। मुझे कोई खास काम नहीं दिया गया था। मेरा मालिक मुझसे बात तक नहीं करता था। वो बहुत कम इस जगह पर आता था जहां मैं नौकरी करती थी। मेरा काम फिलहाल घर की देखभाल करना था। मैं तो ये नहीं समझ पाई थी कि दाई वाले काम के लिए मुझे क्यों बुलाया गया है, और अगर मुझसे काम करवाना ही नहीं है तो मुझे नौकरी पर क्यों रखा। खैर, मैं सोच रही थी कि अगर मुझसे काम नहीं भी करवाते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी सैलरी तो हिंदुस्तान मेरे माँ बाप के पास भेज दी जाएगी, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे रोज काम के बारे में पूछा जाता है या नहीं। अगले दिन मैं घर में अकेली थी कि मालिक आ गए और कहने लगे कि मुझे तुमसे बात करनी है, आज मैं तुम्हें इस घर के तहखाने में लेकर जाऊंगा। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अगर चाहे वो बात अंग्रेजी में करते थे, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। खैर, उनकी शक्ल सूरत के हिसाब से तो वो किसी अंग्रेज मुल्क के लगते थे, लेकिन बातें बहुत समझदारी वाली करते थे। खैर, आज उन्हें मुझे तहखाने में लेकर जाना था, मगर तहखाने में ले जाने से पहले उन्होंने मुझसे एक अजीब बात कही, तुम मुसलमान हो ना, तो जाओ वजू करके आओ। ये बात सुनकर मैं फौरन से पहले गुसल खाने की तरफ गई। मैंने वजू बनाया, सर पर चादर लपेटकर उनके साथ आ गई। अब मेरे साथ इस कमरे में चलो। मैं वजू करके आ चुकी थी तो मुझे उनकी नीयत समझ आ चुकी थी कि वो कोई मुझसे बुराई नहीं करना चाहते। अब मेरे दिल में कोई परेशानी नहीं थी। कमरे में दाखिल हुई तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी थी। किताबों की एक शेल्फ में से उन्होंने सब्ज रंग का गिलाफ उठाया और मेरे सामने रख दिया। इसे खोलो। मैंने गिलाफ हटाया तो वो कुरान मजीद थी। मैं कुरान मजीद अपने हाथों में लेकर डर गई थी। ये क्या है? मैंने उनसे सवाल किया तो बोले, मैं जानता हूं कि मुसलमानों के लिए कुरान पाक से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस मुकद्दस किताब की कसम खाकर मुझसे वादा करो कि तुम यहां से जाकर किसी के भी सामने मेरा राज नहीं खोलोगी। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये वादा करो। अब मैं तुम्हारे दस्तखत तो करवाने से रहा, मैं तुमसे यही कसम ले सकता हूं। मैं उस शख्स की इस बात पर हैरान हो गई थी। ऐसा भी क्या काम था जिसके लिए इसे इतना राज रखना पड़ रहा था? मैंने वादा कर लिया। मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खा चुकी थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर क्योंकि मैं मजबूर थी इसलिए मैंने कसम खाकर इस बात का वादा कर लिया
कि मैं यहाँ का कोई राज किसी दूसरे के सामने नहीं खोलूंगी। खैर, इन सारी बातों के बाद मैं और मेरा मालिक कमरे से बाहर आए। सीढ़ियां नीचे उतरते हुए हम लोग एक तहखाने में पहुंच गए थे। इस तहखाने से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो मालिक ने मुझे सख्त नजर से घूरा, जैसे वो ये कह रहे हो कि तुम्हें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो काम तुम्हें कहूंगा तुमको वही करना है। मैंने उनके सामने नजरें झुका ली थी। अच्छा, अब मेरे साथ आओ और यहाँ पर किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम्हें अरबी समझ ही नहीं आती। जी हाँ, ऐसा ही है। बस ये तो सबसे अच्छी बात है, किसी की बात पर कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं। हम लोग एक कमरे में गए जिसमें 4 कमरे और बने हुए थे, मगर ये चारों के चारों शीशे के थे। कमरों में से एक दूसरे को देखा जा सकता था। उन चारों कमरों में एक एक औरतें थी जिन्हें एक रेशमी मखमली बिस्तर पर लेटाया गया था। ऐसा लगता था जैसे एक छोटा सा अस्पताल है। मेरे दिमाग में पहली बात तो यही आई कि ये कोई अस्पताल है, ये औरतें सारी मरीज हैं और मुझे उनकी देखभाल के लिए बुलाया गया है। मगर सवाल ये था कि घर के अंदर अस्पताल कौन बनाता है? अगर मुझे अस्पताल की नौकरी के लिए ही लाया गया होता तो फिर मुझे इस बात के बारे में बताया जाता। लेकिन ये चारों की चारों औरतें मुझे कहीं से भी मरीज नहीं लग रही थी और वो बिस्तर पर बैठी थी और सभी की सभी उदास लग रही थी। उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, कोई 30 साल की थी तो कोई 35 की, जबकि एक तो मुझे बिल्कुल ही 25 साल की लग रही थी। मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि इन चारों औरतों का मुझे ख्याल रखना है, इनके खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक मुझे नजर रखनी है और तुम इन चारों के कमरों को आसानी से देख सकती हो, क्योंकि ये शीशे के बने हुए हैं तो तुम्हारी नजर इन सब पर आसानी से पड़ सकती है। तुम ये जान सकती हो कि कौन सी औरत क्या कर रही है, इसलिए तुम्हें ये काम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं मालिक की बात समझ गई थी कि उन्होंने क्यों ये शीशे का घर बनाया था, कि हर औरत एक दूसरे पर नजर रखेगी। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या थी, इस बात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने मालिक से कहा कि मैं जरूर इन सब का ख्याल रखूंगी। मालिक ने कहा कि ये तकरीबन सभी उम्मीद से हैं और इन्हें 9 महीने बाद बच्चा जन्म देना है। मैं 9 महीने तक तुम्हारी सैलरी और सारा खर्चा तुम्हारे घर वालों को भिजवाता रहूंगा। तुम्हारे घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी तो क्या 9 महीने के बाद मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी? मेरी बात पर उसने नहीं में सर हिला दिया। इनमें से दोबारा किसी का बच्चा 4 साल बाद भी पैदा होगा तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा और तुम अगर ईमानदार निकली तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, इतना कुछ जो कि तुमने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। मालिक, ये सब आपकी क्या लगती है? ये मेरी जो भी लगती है, तुम्हें बस इनका ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें हर तरह की सहूलियत दूंगा। तुम्हें किसी मशीन या दवा की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, या बिलाल से कह देना, वो बाजार से ले आएगा। और हाँ, तुम्हें किसी तरह की फिक्र की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे राज को छुपा कर रखना। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने मालिक की बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, मगर अब मुझे ये भी तो सोचना था कि आगे क्या होगा। मुझे हिंदुस्तान रहते हुए तो लोगों की हकीकत पता थी, हर बंदे के घर का भी पता था और ये भी पता था कि वो क्या खाते पीते हैं, इसलिए मैं सबके खाने पीने का ख्याल भी रख सकती थी। लेकिन इस नए मुल्क में आकर परदेश की ऐसी हवा मुझको लगी कि मैं तो अपना नाम तक भूल गई थी। तो अब मैं इन औरतों के खाने पीने का ख्याल कैसे रखती? जब मैंने बात बिलाल से की तो बिलाल कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, ये सब औरतें तुम्हें खुद बताएंगी कि उन्हें क्या खाना पीना है, उनको बनाकर क्या देना है। मैंने कहा कि ये मुझे कैसे बताएंगी, मुझे तो उनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। तो बिलाल ने चौंक कर मुझे देखा, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मैं बिलाल की बात को समझी नहीं थी, उसने भी ये बात टाल दी थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मालिक ने मेरी सारी खूबियां जानने के बावजूद मुझे उन औरतों की हिफाजत और देखभाल पर क्यों रखा था। खैर, मैंने बिलाल से पूछा तो उसने मुझे कोई खास जानकारी नहीं दी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। मैं उन औरतों की खिदमत करती, उन्हें खाना खिलाती कि तभी एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। मैं सबसे छोटी वाली औरत के पास गई। मैंने उसे खाना दिया तो वो मुझे इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करने लगी। वो अपने कानों की तरफ इशारा कर रही थी, यानी वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी, कोई राज की बात। मैंने उससे पूछा तो वो अरबी में मुझसे तेज तेज बातें समझाने लगी, लेकिन मुझे इसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझती, मगर जैसे जैसे मैं उसकी बात नहीं समझ पा रही थी उतना ही उसकी आंखों में दर्द बढ़ता जा रहा था। वो मुझसे बार बार फरियाद करती और मेरे आगे अब हाथ जोड़ रही थी। मैं परेशान हो गई कि मैं इसकी क्या मदद करूं। फिर मैंने सोचा कि मालिक से कहूं, लेकिन अगर मालिक उसकी मदद करना चाहते तो ये मुझे क्यों ये सब बता रही होती। मुझे अकल से काम लेना होगा।
मैंने दिल में सोचा और फिर एक दिमाग में ख्याल आया। पास ही पड़ा रिकॉर्डर मैंने उठा लिया था। उसमें मैंने उसे दोबारा ये सारी बातें बोलने को कहा। अगरचे वो डर रही थी, मगर मैंने उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारी सारी बात समझती हूँ। चुपचाप मैं तुम्हारी इस बात का मतलब किसी से पूछूंगी, फिर तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी सारी बातें मुझे बता दी थी। मैं बिलाल से तो पूछ नहीं सकती थी। मैंने दिल में तय कर लिया कि मैं इन सारी बातों का मतलब खुद ही ढूंढ कर रहूंगी। अगले दिन मुझे बाजार जाना था। बाजार में मेरी कोई सहेली नहीं थी, ना ही मैं किसी को जानती थी। मगर कहते हैं कि इंसान जब राहे हक पर चलता है तो कोई ना कोई रास्ता उसे नजर आ ही जाता है, और मैंने भी ऐसा ही किया। 2 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद मुझे एक ऐसी लड़की मिल ही गई जो मुझे इन सारी बातों का तर्जुमा करके देने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे सारी की सारी बातें सुना दी तो वो मुझे फटी आंखों से देखने लगी। बोली कि अगर मुझे तुम्हारी हिफाजत का डर ना होता तो मैं इस आदमी के खिलाफ एक्शन लेती। ये जो बातें कर रही है ये बहुत ही भयानक है। कोई भी औरत ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मतलब कि ये औरत अपने पति के बारे में बहुत भयानक बातें कर रही है। मैं डर गई थी। फिर मैंने इससे इन बातों का मतलब पूछा तो पता चला मेरे मालिक ने अपनी 4 बीवियों को तहखाने में कैद कर रखा है और उन 4 से बेटे का ख्वाहिशमंद है। अगर उन 4 में से किसी का बेटा नहीं हुआ तो उन 4 को तलाक देकर किसी ऐसी जगह पर फेंक देगा जहां से दुनिया उन्हें ढूंढ भी नहीं सकती। मुझे हैरत तो इस बात की थी कि वो आदमी देखने में बहुत पढ़ा लिखा और मॉडर्न नजर आता था, मगर उसने जो हरकत की थी वो बहुत अजीब थी, बिल्कुल रिवायती किस्म की। मेरा दिल बुरी तरह से परेशान हो चुका था। मैं अब उस लड़की की मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी बात में ये भी बताया था कि अगर उसका बेटा ना हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और उसने ये भी बताया कि मेरे शौहर ने मुझे नौकरी पर भी इसलिए रखा है कि उनके ख्याल में मैं अपने नाम, अपनी तारीख, पैदाइश और बाकी चीज़ों के एतबार से उनके लिए मुबारक साबित हो सकती हूँ। और अगर इस नौकरी में मैंने जरा सी भी गलती की तो मेरे लिए दुनिया ही जहन्नुम बन जाएगी। इन सारी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं किसी को भी अपनी सहेली, अपनी दोस्त तो नहीं बना सकी, लेकिन मुझे अब किसी न किसी की मदद तो लेनी ही थी। आखिर कुछ ना समझ आते हुए मैंने बिलाल से इस बात का जिक्र किया। बिलाल ने मेरी सारी बात सुनी और कहने लगा, अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन देखो खुदा के लिए तुम ये नौकरी करने के बाद फौरन अपने घर चली जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी मासूम घरेलू शरीफ लड़की मेरे मालिक के जुल्म का निशाना बने। मेरा मालिक इंसाफ पसंद है, लेकिन वो गुस्से वाला शख्स है। उसने वाकई में तुम्हें तुम्हारी तारीख, पैदाइश और तुम्हारे नाम और काम की वजह से यहाँ नौकरी दी है। और दूसरा, मालिक ये नहीं चाहते कि उनकी बीवियों को चेक करने कोई लेडी डॉक्टर आती, क्योंकि डॉक्टर आज़ाद ख्याल होती है और वो यहाँ से बाहर जाकर किसी को भी उनकी हकीकत के बारे में बता सकती थी। इसलिए उन्होंने कम पढ़ी लिखी लड़की को चुना। लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चली कि तुम मालिक के बारे में सब सोच रही हो या तुम्हें हकीकत का पता चल गया है तो फिर तुम्हारा बचकर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है वही करो जो तुम्हें मैंने करने को कहा है। बिलाल ने मुझे कहा कि मैं किसी तरह उन औरतों के पैदा होने वाले बच्चों की जीन्स के बारे में पता करूंगा, क्योंकि हमारे मालिक इस काम को बुरा समझते हैं। वो खुद तो ऐसा नहीं होने देगा। मैंने बिलाल की मदद से उन औरतों के टेस्ट करवा लिए थे। मुझे पता चल चुका था कि उनमें से 3 औरतें बेटा ही पैदा करने वाली है। ये बड़ी हैरत वाली बात थी, जबकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मालिक भी इन सब बातों के पीछे इतना पागल हुआ ही इसलिए था क्योंकि उसे अपनी औलाद के बारे में यकीन नहीं था। आज से पहले उसकी 3-4 औलादें दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। यह आदमी अब जुनूनी हो चुका था और औरतों से अपने बच्चे पैदा करवाने की खातिर धड़ाधड़ शादी किए जा रहा था। उन शादियों को हुकूमत के साथ रजिस्टर भी नहीं किया जाता था कि कहीं उसे इन सब का हिसाब ना देना पड़ जाए। अब तो मेरे सर पर भी तलवार लटक रही थी, लेकिन क्योंकि उन लड़कियों की जिन्स का पता चल चुका था तो मैं मुतमईन हो गई थी। अल्लाह ने ही मेरा साथ दिया। मैं दिन रात तहज्जुद पढ़कर दुआएं करती थी कि अल्लाह मुझे मेरी माँ के सामने बदनाम ना होने देना। अगर मैं उनके सामने रुसवा हो गई तो मैं जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और फिर मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली। उन 3-4 बच्चों की पैदाइश के बाद उस मालिक ने खुश होकर मुझे ढेर सारे रुपये दिए। मैं उन पैसों को लेकर हिंदुस्तान इस वादे पर आई थी कि मैं दोबारा उसके बुलाने पर लाजमी आऊंगी, लेकिन मैं दोबारा नहीं जाना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि बार बार खुशकिस्मती नहीं होती। मेरे हिस्से में जो रिज्क लिखा था वो मुझे मिल गया। अब अगर मैं उस पागल आदमी की नौकरी करने जाऊंगी तो ये सरासर मेरी बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले।